हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत के सेवेंथ एडिशन की बुक को कवर कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 42 को कवर किया था। आज हम चैप्टर 43 जिसमें इलेक्शन कमीशन की चर्चा है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस पूरे चैप्टर को मैंने छोटे छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को कि किस तरीके से टाइम टू टाइम जो है ये इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन चेंज हुआ है। कैसे 1950 से लेके 1989 तक जो है इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था, बट 1989 के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या एक बार जब इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बन गया तो क्या इसके बाद ये हमेशा चलता रहा या इसमें कोई ब्रेक आया है? क्योंकि भारत रत्न के रिलेशन में हम देखते हैं, भारत रत्न के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि यूपीएससी ने इससे सवाल ये पूछा था कि भारत रत्न के स्टैब्लिश होने के बाद क्या ये हमेशा कंटिन्यू था या इसको बीच में डिसकंटिन्यू किया गया था? तो उसी ट्रेंड पे हम कंपोजिशन को भी देखेंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस अपने अंदर एंशर्ड किए हैं जिससे इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लॉज भी हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा लिमिट करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस को समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे विजन क्या है इलेक्शन कमीशन का, इसके मिशन क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में गाइड करते हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट कहने का मतलब कि इसको डी फंक्शन नहीं किया जा सकता, ये हमेशा हमारे देश में चलती रहती है। और इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब कि इसके डिसीजंस को इसको अपने डिसीजंस लेने में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का इंटरफेरेंस नहीं झेलना पड़ता। अब चूंकि ये एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो इसको हम देखते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसका मेंशन है। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई इलेक्शन करवाता होगा, राइट। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से इलेक्शन इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन हो, इन चार इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। तो चूंकि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इन दोनों का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये एक ऑल इंडिया बॉडी है। अब आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस पर्पस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से एक इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किया है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत इन दोनों का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसकी चर्चा हम आर्टिकल 324 में देखते हैं। अगर हम दोस्तों कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होता ही है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट अगर चाहे, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा ज़रूरत लगता है तो वो फिर टाइम टू टाइम जो है वो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। तो करेंटली हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंटेड हैं। तो टोटल अभी इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर हैं, ठीक है। अब जितने भी कमिश्नर्स हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, इन सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एज अ चेयरमैन एक्ट करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करता है जो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं, और इस अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करना पड़ता है। अब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया है तो उस लॉ का सब्जेक्ट क्या होगा, उस लॉ के प्रोविजंस का सब्जेक्ट क्या होगा। अब प्रोविजंस में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके सर्विस के क्या क्या कंडीशंस होंगे, ये भी प्रोविजन हो सकता है, या फिर उनके ऑफिस ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिस से रिलेटेड प्रोविजंस हो सकता है। तो इन सारे प्रोविजंस के लिए जो भी लॉ पार्लियामेंट लाएगी उस लॉ का सब्जेक्ट क्या होगा, इस चीज़ को डिटरमिन प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट के इस रिगार्डिंग जो है वो एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है।
तो ये दोस्तों कंपोजिशन के बारे में था। अब आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं इस पूरे चैप्टर से जो निकल के आते हैं। जैसे जब इलेक्शन कमीशन का इंसेप्शन हुआ था 1950 में, तो 1950 से लेकर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। बट 1989 में हम देखते हैं प्रेसिडेंट ने दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, ताकि 61st अमेंडमेंट जिसको 1989 में ही लाया गया था, इसके माध्यम से जो वोटिंग एज थी 21 से कम करके 18 साल की गई। तो इसकी वजह से क्या है कि इलेक्शन कमीशन का जो वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड हो गया। तो इसी इंक्रीज्ड वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने के लिए प्रेसिडेंट ने दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 1989 में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी से एक मल्टी मेंबर बॉडी बन जाती है। लेकिन 1990 में दोबारा से इलेक्शन कमीशन को एक सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। लेकिन फिर 1993 में इसी इलेक्शन कमीशन के बढ़ते हुए कामों को देखते हुए प्रेसिडेंट ने दोबारा से दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स की उसका अपॉइंटमेंट किया, और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पे फंक्शन कर रहा है, जिसमें हमें तीन इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी इसके अलावा दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लॉज हैं। तो उसमें सबसे पहला फ्लॉज तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के रिगार्डिंग में मेंशन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, ये एक्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एक्ट की जो बातें हैं उसे यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। जैसे ये एक्ट कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स, इन दोनों के पास इक्वल पावर्स होंगे, इनको इक्वल सैलरीज अलाउंसेस मिलेंगे, और ये सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होंगी। तो ये बात कहता है ये वाला एक्ट। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि चूंकि अब इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। तो जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का केस होगा तो वहाँ पे जो भी मैटर इलेक्शन कमीशन के सामने है उस मैटर को मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा इसी एक्ट में कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं वो 6 साल तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे, या फिर 65 ईयर्स तक की एज तक वो अपने ऑफिस पे बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ इस एक्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को रिजाइन भी कर सकते हैं। तो इस एक्ट की ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस एक्ट को रिप्लेस करेगा आगे 2023 का एक एक्ट, जिसमें आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस एक्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हमने कंपोजिशन की बात की। कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। अब चूंकि देखिए दोस्तों ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो उस बॉडी के पास एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्रीली और फेयरनेस के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, अपनी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके ये जो भी आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में एंशन्ड है उसको बनाए रख सकती है। तो इलेक्शन कमीशन बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस किए गए। सबसे पहला आप देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने टेन्योर की सिक्योरिटी मिली होती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी डिसीजन लेते टाइम ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर सरकार के अगेंस्ट वो कोई डिसीजन ले तो सरकार उसको अपने पोस्ट से हटा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो प्रोसेस है, उसको अपने ऑफिस से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, और इसको रिमूव करने का जो ग्राउंड है, ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को आप देखेंगे इम्पीचमेंट करके हटाया जाता है, राइट। और जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर अभी तक इम्पीचमेंट नहीं लगा। तो इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली होती है, इसी सिक्योरिटी की वजह से वो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसके अलावा
जो भी सर्विस कंडीशंस हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को मिले हुए हैं, वो उनके अपॉइंटमेंट के बाद डिसएडवांटेज के तौर पे नहीं किए जा सकते, यानी उसमें कोई भी कमी नहीं की जा सकती। इस वजह से भी इनको किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं होती कि उनका बंगला छिन जाएगा या वो जिस रेजिडेंस में रह रहे हैं वो रेजिडेंस उनका छिन जाएगा। वो बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, रीजनल जो कमिश्नर जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो बाकी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और बाकी जितने रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट हटा सकता है। प्रेसिडेंट खुद से उन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, रीजनल कमिश्नर्स को नहीं हटा सकता। अब इसका मतलब ये है कि जिस तरीके की सिक्योरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिली हुई है, उस तरीके की सिक्योरिटी आप देखेंगे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को या रीजनल कमिश्नर्स को नहीं मिली हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, उसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, उसके इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए, है ना, जो भी प्रोविजंस इंक्लूड करने थे उन्होंने किए। लेकिन इसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लॉज रह गए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का कितना स्पेसिफाइड टर्म होना चाहिए, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं है ना। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको गवर्नमेंट के फर्दर अपॉइंटमेंट में डिबार भी नहीं किया है, यानी कि रोका भी नहीं है। अब क्या होता है इससे कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, अगर वो गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय देते हैं तो ऐसे स्थिति में हो सकता है गवर्नमेंट उनको फर्दर अपॉइंटमेंट दे दे। तो ऐसे स्थिति में वो इम्पार्शियल नहीं रह पाएंगे, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, है ना। वो एक भेदभाव रूपी अपना रवैया अपना सकते हैं। तो इस कारण से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वे इसका एक फ्लॉज है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को फर्दर गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट से नहीं रोका है। तो ये 3 फ्लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस है वो आपको ध्यान में रखना है। इसे हम अनूप बर्नवाल केस कहते हैं, जो 2023 का है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे ताकि जो भी इंडिपेंडेंस है और न्यूट्रलिटी है इलेक्शन कमीशन का, वो इंश्योर हो सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। तो एग्जीक्यूटिव के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण ये बॉडी इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रलिटी के साथ काम नहीं कर पा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस 2023 में कुछ डिसीजंस दिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट है, वो एक 3 मेंबर कमिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे किया जाए। और इस कमिटी में कौन कौन होगा आपको ध्यान में रखना है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और अगर लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लोकसभा में लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर होगा इसमें। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप आगे देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यूनियन मिनिस्टर से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था 3 कमिटी के मेंबर के रिकमेंडेशन के बेस पे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो। और इस कमिटी में आपका प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो ये बात अनूप कुमार बर्नवाल केस में कही गई। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल का ग्राउंड है, वो बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह सेम होना चाहिए। और सीधा सीधा कहें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होना चाहिए, है ना। और जिसको हम क्या कहते हैं, हटाने का जो प्रोसेस है हम उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह कहा गया कि जो कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको भी उनके अपॉइंटमेंट के बाद डिसएडवांटेज नहीं किया जाएगा या उनके सर्विस ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस में कोई भी कमी नहीं लाई जाएगी अपॉइंटमेंट के बाद। पहले ये वाली सुविधा केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिली हुई थी। तो अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सुविधा को, इस फैसिलिटी को जो है वो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स तक भी एक्सटेंड करने की बात कही। अब इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट कोई भी एक लॉ नहीं बनाती जो कि आर्टिकल 324 के प्रोविजंस के साथ कंसोनेंट में हो, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन ही इफेक्ट में रहेंगे। तो अब इसी डायरेक्शन के अंडर में पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। अब इस एक्ट ने 1991 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया।
आपको याद होना चाहिए, मैंने शुरुआत में आपको 1991 का एक्ट बताया था जिसमें मैंने टेन्योर की भी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है, इन दोनों के इक्वल पावर होंगे, इक्वल सैलरीज होगी, इन सब के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो उसी 1991 के एक्ट को 2023 के एक्ट से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब इस एक्ट ने पहले के एक्ट को रिप्लेस किया है तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस है। तो 1991 के एक्ट में जो इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी थी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट थी। लेकिन नए एक्ट में जो सैलरी है या फिर जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके, वो इक्विवेलेंट कर दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी के और कैबिनेट सेक्रेटरी की कंडीशंस ऑफ सर्विस के। फिर एलिजिबिलिटी में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। पहले आप देखेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था कि किस क्राइटेरिया के आधार पे, किस एलिजिबिलिटी के आधार पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट किया जाए। अब नए एक्ट में कुछ क्राइटेरियाज को स्पेसिफाई किया गया है। सबसे पहला यह है कि उसको एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए, साथ ही साथ उसको इलेक्शन के मैनेजमेंट में और इलेक्शन कंडक्ट करवाने के रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ वो या तो सेक्रेटरी रहा हो या उसी इक्विवेलेंट पोस्ट पे गवर्नमेंट में काम उसने किया हो पहले, तभी जाके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पे अपॉइंट हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में ये चेंज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक सेलेक्ट कमिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे। अब इस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, या फिर जो लीडर है लोकसभा में लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का, वो 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। अब मैंने आपको बताया था अनूप बर्नवाल केस में, आप याद कीजिए। इस केस में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में जो 3 मेंबर कमेटी थी उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर था, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन था, ठीक है, और तीसरा था आपका सीजेआई। तो सीजेआई को इस एक्ट ने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इस रिप्लेस करने की वजह से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे, अभी देखिए अभी इस पे बहस चली रही है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड करना जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी सही है या गलत है, इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। तो इस एक्ट में दोस्तों जो 3 मेंबर की कमेटी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देगी उसमें ये 3 लोग थे। साथ ही साथ इस एक्ट में जो है वो ये भी कहा गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा एक कमेटी, सर्च कमेटी हेड की जाएगी और ये सर्च कमेटी उस सेलेक्ट कमेटी को कुछ पैनल ऑफ नेम्स प्रोवाइड करेगी और इन्हीं नेम्स में से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट में चूंकि सीजेआई को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया है, तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों इंडिपेंडेंस था हमारे इसका, हमारे इलेक्शन कमीशन का। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इसका पावर और फंक्शन जो है वो ये कि हमारे देश में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का टेरिटोरियल एरिया क्या होगा इसको डिफाइन करना, ये पूरे देश की लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के टेरिटोरियल एरियाज को डिफाइन करना जो कि डीलिमिटेशन कमीशन हमारा हमें बताता है, तो उसी बेसिस पे ये करना पहला इसका काम है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर भी करती है और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो इलेक्शन के शेड्यूल क्या होंगे, इलेक्शन के डेट्स क्या होंगे, उसको भी इलेक्शन कमीशन ही नोटिफाई करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो 17th लोकसभा का इलेक्शन था, इस 17th लोकसभा के इलेक्शन को 7 फेजेस में किया गया था, है ना। ये अप्रैल से लेके मई तक चला था, 2019 की बात है। तो अब कौन कौन से डेट पे इलेक्शन किस किस जगह पे होगा, इन सब के बारे में नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ही इशू करता है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन देना और उनको उनके जो इलेक्शन सिंबल्स हैं ये अलॉट करना, ये भी इलेक्शन कमीशन के फंक्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि
इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट्स और पार्टीज को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, उसको भी डिटरमिन करने की पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास ही है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्शन कमीशन एडवाइस करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मैटर पे, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सेम चीज़ ये गवर्नर को भी करता है एडवाइस कि किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान में रखा जाए, तो ये गवर्नर को एडवाइस करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस प्रेसिडेंट रूल में जो है वो इलेक्शन, उस प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया जाना ज़रूरी है कि अभी उस स्टेट के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, तभी जाके इस 1 ईयर से ज़्यादा जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान होना चाहिए, जब मैंने आपको इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा रह सकता है, और इस 3 साल तक पहुंचने के लिए भी 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन से ये पूछेगा कि क्या उस स्टेट के अंदर जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है इलेक्शन करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते। तो अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि उस स्टेट के अंदर अभी इलेक्शन करवाए नहीं जा सकते, तभी जाके उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि आप पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर एक्सटेंड कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास ही है। तो ये दोस्तों पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन थे, जिसको आपको क्या करना है, जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां पे जाके आपको इसको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपके जहन में चीजें अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हमारे देश में इलेक्शन कमीशन कुछ विजन लेके चलता है, इसके अपने कुछ मिशंस हैं जिसको अचीव करने को ये स्ट्राइव करता है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले अगर हम विजन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बनने की तरफ कोशिश करता है जो कि एक एक्टिव इंगेजमेंट को प्रमोट करता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, और हमारे देश के अंदर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे विश्व के स्तर पर भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करता है। तो ये इलेक्शन कमीशन का विजन है। इलेक्शन कमीशन के मिशन की बात करें तो ये हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है, हमारे देश में जो इलेक्शंस की इंटेग्रिटी है उसको बनाए रखता है, इलेक्शन की जो ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखता है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन इस बात को भी इंश्योर करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन के, उन सबको एक्सेसिबिलिटी मिले, उन सबको इंक्लूसिवनेस मिले, और उन सबका एक एथिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, है ना। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करता है ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को वो डिलीवर कर सके। तो ये इसके कुछ मिशंस हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एंशिएंट वैल्यूज जैसे इक्वलिटी हो गया, इक्विटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इन सारे वैल्यूज को अब बनाए रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है तो उसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करता है, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीज़ें बनाए रखने की कोशिश करता है। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, और ये जो इलेक्शन है वो वोटर सेंट्रिक हो और वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हो। इसके अलावा इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस भी प्रमोट करता है इलेक्शन कमीशन। तो ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितनी भी ज़रूरी बातें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की है। तो दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा यूपीएससी का आंसर राइटिंग ग्रुप भी है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राहुल शर्मा एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस पर जितने भी फ्री कंटेंट है आप उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।